नमस्कार। केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 उपसय संयोजक यौगिक, और इस चैप्टर में हमने बात की थी संयोजकता आबंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब देखिए, हम कुछ उदाहरणों के आधार पर किसी भी उपसय संयोजक यौगिक की ज्यामिति, उसके चुंबकीय गुण, उसके रंग आदि की किस प्रकार से व्याख्या करते हैं। देखिए, जैसे एक हमारे पास में यौगिक है NiCl4 -2। हम चेक करते हैं कि ये यौगिक किस प्रकार की प्रकृति प्रदर्शित करेगा, मतलब ये चुंबकीय गुणों के आधार पर अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। इसके अलावा इसकी ज्यामिति किस प्रकार से होगी, इसका संकरण किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार का कोई यौगिक दिया हुआ रहता है तो आप क्या करो, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करो। यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था के लिए केंद्रीय धातु परमाणु को हम अक्ष मान लेते हैं, जबकि लिगेंड आपका क्लोरीन है और 4 लिगेंड है तो 4, और प्रत्येक क्लोरीन पर -1 आवेश, तो यहाँ पर 4 × -1 बराबर पूरी की पूरी इस समन्वय मंडल कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर चार्ज कितना दिया हुआ है, -2, तो ये -2 हो गया। यहाँ पर x प्लस -4 बराबर -2, ये x -4 बराबर -2, x बराबर -2 प्लस 4 बराबर +2। कुल मिलाकर के बात क्या हुई, यहाँ पर आपका जो निकल है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ रही है, +2 आ रही है। तो इस आधार पर हम सबसे पहले तो ऑक्सीकरण अवस्था का आंकलन करते हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है, निकल का परमाणु क्रमांक देखो। परमाणु क्रमांक कितने नंबर पे आता है निकल, 27 नंबर, सॉरी 28 नंबर पे आएगा। फेरस 26 पे, कोबाल्ट 27 पे, निकल 28 पे, 28 नंबर। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 4s2 और 3d हो जाएगा आपका 8। तो इस प्रकार से 4p0 कर देंगे हम, और 4d भी क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। ये निकल की ऑक्सीकरण, निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। लेकिन हमें यहाँ पर निकल की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था चाहिए, हमें निकल की यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था चाहिए +2। तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8, 4s0। ये बाहरी कोश में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, निकाल देंगे। तो 4s0, 4p0, 4d0। अब देखो, ये बाहरी कोश हो गया, ये उससे अंदर वाला कोश, और ये और अंदर वाला, और ये पहला कोश, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कोश। हमने वीबीटी सिद्धांत में क्या पढ़ा है, वीबीटी सिद्धांत में पोलिंग ने ये बताया है कि जितने लिगेंड होते हैं या लिगेंड द्वारा जितने लोन पेयर प्रदान किए जाते हैं, उतने ही केंद्रीय धातु परमाणु के पास में रिक्त कक्षक उपलब्ध होने चाहिए। तो यहाँ पर हम बात क्या करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे 3D कक्षकों की, क्योंकि अंतिम कक्षक, या यूँ बोल सकते हैं कि अंतिम इलेक्ट्रॉन वाला कक्षक केवल यही है। तो 3D कक्षक है, इसका मतलब इनकी संख्या कितनी होगी, 5 होगी। तो ये हो गया आपके 3D। 4s में एक बॉक्स बनेगा, ये 4s हो गया। 4p की बात करें तो 4p में 1, 2 और ये 3, ये हो गया आपका 4p। अब देखो, हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं d में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1, 2, 3, 4 और इस प्रकार से 5, 6, 7 और ये 8। अब यहाँ पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह गए। ये 4s आपका खाली पड़ा है और 4p भी यहाँ पर खाली है। अब हमें देखना होता है लिगेंड की प्रकृति। तो यहाँ पर Cl-
लिगेंड एक दुर्बल लिगेंड है, एक दुर्बल लिगेंड है, अतः युग्मन नहीं होगा। जब दुर्बल लिगेंड होता है तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं जाएंगे, मतलब युग्मन नहीं होता। जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उतनी ही संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। जब युग्मन नहीं होगा तो अब आपके 4 लिगेंड है, तो ये 4 लिगेंड कौन से कक्षकों में इलेक्ट्रॉन दान करेंगे? ये करेंगे 4s और एक इसमें और एक इसमें। इस प्रकार से ये तो आपके हो गए 3D के 5, और अब आपका खाली बचा 4s और ये हो गया 4p। एक क्लोरीन यहां पर अपना एक लोन पेयर दान करेगा, दूसरा क्लोरीन यहां पर अपना एक लोन पेयर दान करेगा, तीसरा क्लोरीन लिगेंड यहां पर दान करेगा और चौथा क्लोरीन लिगेंड यहां पर दान करेगा। इस प्रकार से ये केवल और केवल 4 ही कक्षक संकरण में भाग लेंगे। इनमें से संकरित कक्षक कौन कौन से हो जाएंगे? संकरित कक्षक हो जाएगा, एक आपका S है और 3 pk हैं, तो क्या हो जाएगा sp3। हमने इससे पूर्व VBT सिद्धांत में यह भी पढ़ा है कि जहां संकरण sp3 होता है वहां पर ज्यामिति होती है चतुष्फलकीय। अब हम बात करते हैं कि चतुष्फलकीय ज्यामिति वास्तव में होती कैसी है। तो देखिए, चतुष्फलकीय ज्यामिति इस प्रकार से होगी। यहां पर हम निकल लेते हैं केंद्रीय धातु परमाणु और इससे बंधित होने वाले 3 लिगेंड इस प्रकार से, 1 2 और ये 3, चौथा लिगेंड इस प्रकार से, सॉरी ये चारों क्लोरीन। बंद कोण का मान यहां पर हो जाएगा 109 डिग्री। और इस पूरे के पूरे कोऑर्डिनेशन इंटिटी या पूरा का पूरा जो ये कंपाउंड है इसके ऊपर चार्ज कितना दिया हुआ है? -2। तो ये आपका यौगिक हो जाएगा चतुष्फलकीय यौगिक, और जिसकी ज्यामिति क्या हो जाएगी? चतुष्फलकीय तो ज्यामिति हो ही गई, इस प्रकार की संरचना होगी। तो इस यौगिक की ज्यामिति क्या आई है? चतुष्फलकीय, और बंद कोण कितना हो गया? 109 डिग्री। अब देखो आगे हमें क्या करना है। हमने संकरण ज्ञात कर लिया, ज्यामिति पता लगा लिया। अब आप देखो इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति डिपेंड करती है यौगिक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर। तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2 है, मतलब कुल मिलाकर के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। और जब यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो यौगिक की प्रकृति क्या हो जाएगी? यौगिक की प्रकृति होती है अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय कारण 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि अगर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते तो इस यौगिक की प्रकृति कैसी होती? तो इस यौगिक की प्रकृति हो जाती प्रतिचुंबकीय। हम जस्ट इसके बाद में एक और यौगिक का उदाहरण लेंगे और उससे आपको पता चलेगा कि यौगिक की प्रकृति प्रतिचुंबकीय किस प्रकार की होती है। चुंबकीय प्रकृति का पता लगाने के बाद में चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है √n+2, √n+2, जहां पर n बराबर अयुग्मित
इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस यौगिक में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या n हो जाएगी। और हाँ, एक चीज और है, चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो होता है यहाँ पर बोर मैग्नेटॉन, Bm, बोर मैग्नेटॉन। तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2। तो चुंबकीय आघूर्ण को रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से, म्यू इजिकल टू 2, 2 + 2, 2 + 2 4 और 4 दूनी 8, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा √8 बोर मैग्नेटॉन। तो इस यौगिक की हमने क्या क्या याद किया? संकरण ज्ञात कर लिया, ज्यामिति ज्ञात कर ली, चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात कर ली और चुंबकीय आघूर्ण। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका रंग। क्या ये रंगहीन है या रंगीन है? रंगीन मतलब कलरफुल है या रंगहीन मतलब कलरलेस है? तो देखो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये यौगिक कैसा होगा? रंगीन होगा, कलरफुल होगा, ना कि कलरलेस होगा, रंगीन। बात समझ में आई? रंगीन, रंगहीन नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमने वीबीटी के आधार पर इस यौगिक की संरचना है, उसकी ज्यामिति है आदि का निर्धारण किया है। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और उससे हम समझते हैं कि यौगिक की प्रतिचुंबकीय प्रकृति किस प्रकार से होती है। तो इसके लिए हम एक केवल इतना सा बदलाव करते हैं। देखिए, इसके लिए हमें यौगिक लेते हैं हम दूसरा NiCO4 और इस यौगिक में देखते हैं कि इसकी ज्यामिति संकरण किस प्रकार से होती है, यौगिक किस प्रकार का होता है। हाँ, सबसे पहले वही बात, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था। तो अक्स मान लेते हैं, CO कार्बोनिल है तो 4 × 0 उदासीन लिगेंड होता है बराबर 0। देखो, इसमें ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं दिया हुआ, इसलिए अपन क्या लिखेंगे बाहर की तरफ 0। तो अक्स बराबर क्या हो गया यहाँ पर 0, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था क्या रहेगी? 0 रहेगी। अब बात करेंगे हम निकल की ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम वही रहेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 और 4s2। मतलब यहाँ पर 3d8 और 4s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा। तो अब हम इसका कक्षीय निरूपण करते हैं, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या रही है? इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या रही? इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 ऑक्सीकरण अवस्था है। तो जब 0 ऑक्सीकरण अवस्था रहती है तो हम यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था कोई धनात्मक आती तो हम यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन करते। हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 4p0 और 4d0 भी लिख सकते हैं। अब वापस वही कक्षीय निरूपण करेंगे हम निकल का। तो पहले तो 3D में 5 कक्षक, ये 4s और ये आपके 4p। देखो 3D में 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 4s में भी कितने हैं? 2 है। इस प्रकार से निरूपण होगा। लेकिन यहाँ पर इस बार हम बात करें CO लिगेंड की, तो CO ये कोबाल्ट नहीं है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल लिगेंड बोलेंगे। CO लिगेंड एक परबल लिगेंड है। हम आगे बात करेंगे कि लिगेंडों को परबल और दुर्बल किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है, इसका कौन सा लिगेंड दुर्बल होगा, कौन सा लिगेंड परबल होगा। ये VBT सिद्धांत के बाद में एक आएगा क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत, उसमें बात करेंगे। तो CO लिगेंड एक प्रबल लिगेंड है, अतः
युग्मन प्रदर्शित होगा। यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। होता क्या है, जैसे ही CO लिगेंड यहाँ पर अप्रोच करेगा, यहाँ पर करीब आएगा, निकल के कक्षकों के करीब आएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन जाकर इस कक्षक में जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में चला जाएगा। कुल मिलाकर के बात क्या हुई कि ये जो दो अभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर आकर के दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों में चले जाने की वजह से ये क्या हो जाएंगे? युग्मित हो जाएंगे। इस प्रकार से यह आपका वापस हो गया, 4s खाली हो गया इस बार, और ये 4p। अब देखो वापस वही, एक CO यहाँ पर आएगा, दूसरा CO लिगेंड यहाँ पर, तीसरा इधर, चौथा इधर आएगा। 4 लिगेंड थे, 4 ही संकरित कक्षक होंगे। और इस आधार पर हम बात करें अगर संकरण की, तो संकरण यहाँ पर हो जाएगा आपका sp3। यहाँ पर संकरण कौन सा हो जाएगा? sp3 संकरण हो जाएगा। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने बात की थी, जहाँ पर संकरण sp3 होता है वहाँ पर ज्यामिति कैसी होगी? चतुष्फलकीय। ज्यामिति कैसी होगी? चतुष्फलकीय। तो ज्यामिति चतुष्फलकीय होगी, तो एक बार बना के देखते हैं ज्यामिति किस प्रकार से होगी। ये रहा आपका निकल, और इस पर इस प्रकार से 3 आपके CO लिगेंड, एक CO लिगेंड इस प्रकार से व्यवस्थित रहेगा, और वही बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट। हाँ, लेकिन इसमें यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, तो आवेश को दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गई ज्यामिति। अब हम बात करते हैं इसके चुंबकीय गुणों की। तो चुंबकीय प्रवृत्ति, चलो इसमें देखो कि चुंबकीय प्रवृत्ति के लिए हमें क्या चाहिए? केंद्रीय धातु परमाणु के पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो क्या यहाँ पर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। तो जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, तब यौगिक की प्रकृति कैसी होती है? प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय क्यों? क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित। यह होगी चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति के बाद में हम क्या ज्ञात करते हैं? चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण जिसे हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? म्यू से, √n+2 बोर मैग्नेटॉन। तो यहाँ पर n क्या होता है? n होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 0। तो 0 और 0+2, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 बोर मैग्नेटॉन, Bm। इस प्रकार से हम इसका चुंबकीय आघूर्ण की गणना करते हैं। रही बात अंत में हम रंग की करते हैं, तो रंग इस यौगिक का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है, तो इसका रंग हो जाएगा रंगहीन, कलरलेस। तो देखिए यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति और अनुपस्थिति दो चीज़ों का निर्धारण करती है। एक तो यौगिक की चुंबकीय प्रवृत्ति का, और एक यौगिक के रंग का निर्धारण केवल और केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति या अनुपस्थिति ही करती है। इस प्रकार से हम बता सकते हैं, सभी प्रकार के यौगिकों का संकरण निकाल सकते हैं, और संकरण के आधार पर हम उनकी ज्यामिति का निर्धारण, उनकी चुंबकीय गुणों का निर्धारण आदि का निर्धारण कर सकते हैं। तो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि NiCl4 -2
अनुचुंबकीय है, जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में हमने चेक किया था कि NiCl4 - 2 अनुचुंबकीय है, जबकि NiCO4 कैसा है आपका, प्रतिचुंबकीय है। कारण सहित बताइए। तो आपको यहाँ पर पूरी ये जो डिटेल है वो डिटेल के साथ आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल फिर से शुरुआत करेंगे किसी नए VBT के उदाहरण के साथ।